चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो है साइंस में बायोलॉजी और बायोलॉजी 10th क्लास का दूसरा चैप्टर जो है बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। श्वसन के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, जो कि दूसरा चैप्टर। बहुत मजा आएगा यह चैप्टर पढ़ के, और इससे एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका गारंटी। आप जो है यह वीडियो को पूर्ण रूप से हर एक पार्ट को आप देखिए। जो भी जितना पार्ट में यह वीडियो बनता है, हालांकि 1 से 2 पार्ट में यह वीडियो समाप्त हो जाएगा, यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप देखें। सबसे पहले देखिए हम क्या थंबनेल पर लिखे हैं कि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। लिखे हैं कि सफलता का रास्ता बिल्कुल कठिन होता है, और सही बात है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही है तो समझिए आप सफल हो रहे हैं, क्योंकि सफल का रास्ता कठिन होता है ना। यूं ही जो है आराम की जिंदगी में सफल नहीं होना है, याद रखिए। तो सफल का रास्ता क्या होता है? बहुत कठिन होता है, यह बात आप मानिए। और चैप्टर जो है श्वसन, सबसे आसान भाषा में चैप्टर श्वसन जो है सबसे आसान भाषा में हम लोग आज जो है पूरे इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, यह बुक से आपको हम बता रहे हैं, यह भारती भवन का बुक है। जिनके पास यह बुक है आप मिलाते चलिए प्लस में एनसीईआरटी को भी ऐड किए हैं, यानी दोनों बुक सम्मिलित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें होना जरूरी है, यानी मोटिवेशनल चीजों से शुरुआत करेंगे तो आप जो है पूरा एकदम ताकत लगाकर यह चैप्टर को पढ़िएगा। तो चलिए, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहे थे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या कहे थे। तो जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे, कहे थे जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर बन जाओगे, और यदि तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। ठीक है, कहे थे कि यदि जो तुम सोचते हो वह बन जाओगे। अपने आप को अगर सोचते हो कि हम कमजोर हैं तो आप कमजोर बन जाइएगा। अगर सोचते हैं कि हम बरियार हैं, मजबूत हैं, तो आप सही में मजबूत हैं। आपसे ज्यादा मजबूत तो कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो खुद को ताकतवर सोचते हैं तो आप जरूर ताकतवर हैं, यानी कि आप जो है ना, सोचिए कि हम ताकतवर हैं। अब कौन कौन सोच रहे हैं कमेंट में जरा करके बताइएगा कि अपने आप को कौन कमजोर सोच रहे हैं और अपने आप को कौन ताकतवर सोच रहे हैं। हमेशा ताकतवर सोचिए कि हम ताकतवर हैं, है ना, क्योंकि इनका कहना था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यह पार्ट चैप्टर का भाग है ना, जैव प्रक्रम, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जनन, आनुवंशिकता तथा जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्रायोगिक, है ना। इस प्रकार से जो है भारती भवन का बुक में दिया गया है, जो कि हम लोग इसी के अध्ययन से पढ़ेंगे। ये कंप्लीट ये आज होने जा रहा है, ये अगला बार जो है होगा। चैप्टर 2 है ना, रिस्पायरेशन, श्वसन, बायोलॉजी का। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ से अध्ययन करेंगे। यहाँ से जो है हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण चीज, और हम लोग के लाइफ में हमेशा शोषण होते रहता है ना, हमेशा शोषण होते रहता है, याद रखिए। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले
देखिए क्या लिखा हुआ है कि वायुमंडल से देखिए शोषण क्या है। शोषण तो ऐसा ही हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं उसको बाहर निकालते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को तो शोषण कहते हैं, याद रखिए। अब लिखे हैं क्या कि वायुमंडल से ऑक्सीजन के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, है ना। क्या कह रहा है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और तथा शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। यानी है ना वायुमंडल के उपस्थिति, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, वायुमंडल से ऑक्सीजन हम लेते हैं और जब ऑक्सीजन लेते हैं तो शरीर के हर एक कोशिका बराबर बराबर जो है भागों में बढ़ता है पहले शोषण, और शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाती है। और उसके बाद जब उससे जो है ना CO2 निकलता है ना, CO2 जो है बाहर निकलती है, ठीक है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या करा कि शोषण जो है धीरे धीरे काम करता है। शोषण जो है धीरे धीरे काम करता है, सही बात है। शोषण धीरे धीरे काम करना ही चाहिए, धक से दम काम करेगा जल्दी जल्दी। जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं तो शोषण कितना स्पीड में काम करता है, तो बताइए वो सही शोषण है ना। जो स्पीड में हम दौड़ते हैं या दौड़ के आते हैं तो बताइए सही शोषण है, बिल्कुल है। शोषण जो है धीरे धीरे होता है ना। शोषण जो है धीरे धीरे काम करता है, जिससे ऊर्जा की क्या होती है, खपत होती है। शोषण जो है हम लोग निकालते हैं तो उसमें ऊर्जा की क्या होती है, खपत होती है, यानी CO2 प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस ऊर्जा, याद रखिए। आगे कर रहा देखिए, हवा जो है सबसे पहले कहाँ गया, हवा जो है सबसे पहले फेफड़ा में गया। हवा सबसे पहले कहाँ गया, फेफड़ा में गया। फेफड़ा से कहाँ गया, कोशिकाओं में। फेफड़ा से कहाँ गया, कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में गया तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जैसी सम्मिलित हुआ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला और मिलने के बाद जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ले लिया और प्लस में कुछ जो है ऊर्जा, है ना। CO2 और प्लस से कुछ क्या, ऊर्जा का निर्माण किया। क्लियर हुआ। तो यहाँ समझे कि शोषण किसे कहते हैं। उसके बाद समझे कि शोषण धीरे धीरे काम करता है। उसके बाद समझे कि हवा सबसे पहले फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाने के बाद जो है सभी कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में जाने के बाद ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है ऊर्जा जो है मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ये चीज सीखे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है कि शोषण मुख्यतः जो है, शोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो शोषण जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण को वायवीय शोषण भी कहते हैं। ऑक्सीशोषण को वायवीय शोषण भी कहते हैं और अनॉक्सी शोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण कहते हैं, है ना। और यह क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सीशोषण कहते हैं, या क्या कहते हैं उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। यह अभी बात आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज को बताएं कि ऑक्सीशोषण कहिए या वायवीय शोषण कहिए, है ना। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण कहते हैं। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। आगे क्या कर रहा है कि हवा जब फेफड़ा में जाता है तो बराबर बराबर सभी कोशिकाओं में जो है बांट देता है ना।
हवा जो है फेफड़ा में जाता है तो बराबर बराबर सभी कोशिकाओं में क्या कर देता है, बांट देता है। कोई बेईमानी नहीं करता है कि हम ज्यादा रख लेंगे और हम कम रख लेंगे, सभी जगह जो है बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अनोक्सी शोषण, यह अवायवीय शोषण और है ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं बताइए, अनोक्सी शोषण कहते हैं या अवायवीय शोषण कहते हैं। अनोक्सी शोषण कहते हैं या अवायवीय शोषण कहते हैं। यहाँ तक आप क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीशोषण अनोक्सीशोषण में कई आप अंतर बता दीजिए। ऑक्सीशोषण अनोक्सीशोषण में आप अंतर बताइए कि इसमें अंतर क्या क्या है। तो देखिए पहला अंतर तो लिख लेंगे कि ऑक्सीशोषण जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण कहते हैं और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनोक्सीशोषण कहते हैं। पहला डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। तो पहला नंबर तो आप ये लिख दिए। दूसरा क्या लिखिएगा कि इसे वायवीय शोषण भी कहते हैं और इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। इसे ऑक्सीशोषण को वायवीय शोषण कहते हैं, अनोक्सीशोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। तीसरा क्या लिखिएगा कि वायवीय शोषण में विशाल जीव भाग लेते हैं। वायवीय शोषण में विशाल जीव भाग लेते हैं, लेकिन अवायवीय शोषण में सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो है भाग लेते हैं। अवायवीय शोषण में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जो है भाग लेते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। अभी 3 को बताएं। 3 अब देखिए 3 तो 4 नंबर में क्या कर रहा है कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन वायवीय शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। यह बात याद रखिएगा, है ना। वायवीय शोषण में कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु टूटने से, है ना, टूटते हैं तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, लेकिन इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, लेकिन इसमें जो है मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ये बात याद रखिएगा, है ना। वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 एटीपी जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे कह रहा है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय शोषण कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन अवायवीय शोषण जो है कोशिका द्रव में होते हैं। ये कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव में होते हैं। यह बात याद रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, फास्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, 1 नंबर में जो है यह प्रश्न को पूछा जाता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अब देखिए कितना बढ़िया से यह चीज को हम लोग जानेंगे। यह चीज VVI आप जिंदगी का सबसे अहम चीज सीख रहे हैं, है ना। यह चीज जो है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यह नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा मानव क्या चीज से सांस लेता है, शेर क्या चीज से सांस लेता है, चूहा क्या चीज से सांस, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ऐसे करिएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सांस क्या क्या चीज से लेता है ना। एक लाइन याद रखिएगा, स्तनधारी जीव जो होते हैं वो फेफड़ा यानी लंग्स से सांस लेते हैं। स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा। अब स्तनधारी क्या है? स्तनधारी तो जो दूध जो है पीते हैं, है ना, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। जो दूध पीते हैं वो क्या? स्तनधारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मानव हो गया, जैसे शेर हो गया, चूहा हो गया, सांप हो गया, यही सब स्तनधारी जीव है। और स्तनधारी जीव क्या चीज से सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। और सभी को नाक से लग रहा है कि नाक से सांस लेते हैं।
मुंह से सांस लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ये द्वार है, ये जाने का रास्ता है। हम लोग सांस क्या चीज से लेते हैं? सांस लेते हैं फेफड़ा से, याद रखिएगा। सांस मानव को चीज लेता है? फेफड़ा से। पूछेंगे कि बताइए स्तनधारी जीव क्या चीज से सांस लेता है? आप कहिएगा सर जी स्तनधारी जो जीव है वो क्या चीज से? फेफड़ा से सांस लेता है। स्तनधारी जीव क्या चीज से सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। स्तनधारी जीव जो है वो चीज से सांस लेता है बच्चा जी, याद रखिए फेफड़ा से सांस जो है स्तनधारी जीव लेता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कितना याद रखिएगा, इसमें आप कितना याद रखिएगा कि कीड़े मकोड़े, है ना, कीड़े मकोड़े क्या चीज से सांस लेते हैं? तो ये ट्रेकिया से सांस लेते हैं। श्वास नली यानी ट्रेकिया से ये सांस लेते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि बताइए कीड़े मकोड़े कौन चीज से सांस लेते हैं? आप कहिएगा सर जी ट्रेकिया से सांस लेते हो गया। अब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबका नाम जो है आप एक अर्गी से लीजिएगा और सब ट्रेकिया से सांस लेगा, ठीक है। ट्रेकिया देखिए कहाँ होता है, देखिए यह वाला जो भाग है यही आपका ट्रेकिया है। इधर यहाँ से जो गया है यही ट्रेकिया। हम लोग भी कभी एक्सीडेंट कर जाते इतना भयंकर से कि ट्रेकिया से ही डॉक्टर जो है उसमें से शोषण करवाते हैं या भोजन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रेकिया जो है आप देख सकते हैं, है ना। ये ककरोच जो देख रहे हैं ये ट्रेकिया से सांस लेता है। मच्छर जो देख रहे हैं यह ट्रेकिया से सांस लेते हैं। कहा गया था एक बार जीके में, है ना, कि है ना किस जीव का सिर काट देने पर 1 हफ्ता तक जीवित रहता है? किस जो है जीव का सिर काट देने पर 1 हफ्ता जीवित रहता है? तो यानी वही आता है ककरोच का। ककरोच का जो है सिर काट देने पर 1 सप्ताह तक जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहता है? क्योंकि वो शोषण करता है, सांस लेता है और सांस लेते लेते 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। लेकिन जब उसको भूख लग जाता है ना, भूख लग जाता है तो मुंह खोजता है, लेकिन मुंह तो है नहीं क्योंकि उसका सिर कट गया है। तब वो जाकर मरता है, क्योंकि यहाँ जो है वो ट्रेकिया से सांस ले रहा है। देखिए यहाँ से काट देंगे तो है ना मुंह का भाग हट जाएगा, मुंह का भाग हट जाएगा और ट्रेकिया से हम लोग सांस जो है यहाँ जीव जो है ले लिया, ट्रेकिया से सांस ले लिया। अब ट्रेकिया से सांस लिया तो मुंह से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब खाना खोजेगा है ना तो चाहिए तो नहीं, है ना, चाहिए मुंह। अब वो मुंह मिला नहीं तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्तनधारी जीव फेफड़ा से सांस लेते हैं, कीट पतंग ट्रेकिया से सांस लेते हैं। 2 चीज आप देखें। तीसरा चीज आप देखिए कितना बढ़िया चीज देखिए बता रहे हैं, है ना। देखिए जलीय जीव जितने भी हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं, याद रखिए। जलीय जीव जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं। और गिल्स है ना, गिल्स जो है उसको हिंदी में जानते हैं क्या कहता है ना? गिल्स को हिंदी में क्या कहता है जरा बताइए तो? हिंदी में उसको क्लोम कहा जाता है। गिल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्लोम। लेकिन उर्दू में जानते हैं क्या कहता है? गलफड़ा, है ना। उर्दू में क्या कहते हैं? गलफड़ा। हम लोग गलफड़ा से ही क्लोम नहीं जानते, क्लोम जानते हैं क्या, है ना। तो यानी जलीय जीव जो है गिल्स से सांस लेते हैं और गिल्स को हिंदी में क्लोम कहते हैं। गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं? गलफड़ा। उर्दू में क्या कहते हैं? गलफड़ा। और जलीय जीव कौन चीज से सांस लेता है? तो गिल्स से सांस लेता है। तो यानी मछली जो है क्या चीज से सांस लेगा? तो गिल्स से, है ना, गिल्स से यानी गलफड़ा से। ऑक्टोपस क्या चीज से सांस लेगा? गिल्स से। ऑक्टोपस एक ऐसा है ना कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है, इसीलिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 3 चीज सीखे। सबसे पहले स्तनधारी जीव फेफड़ा से सांस लिया, कीट पतंग जो है ट्रेकिया से सांस लिया, और ये तीसरा जो है जलीय जीव गिल्स से सांस लिया। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए
यह कितना रंग बदल रहा है मेढक, है ना। मेढक जो है कितना रंग बदलता है, आप मेढक के बारे में पहले पढ़िए। देखिए कह रहा है कि मेढक जमीन पे रहेगा। अगर मेढक जमीन पर रहेगा तो सांस क्या चीज से लेगा बताइए, है ना, फेफड़ा से लेगा। अगर मेढक जमीन पे रहेगा तो सांस क्या चीज से लेगा, अगर मेढक जमीन पर रहेगा तो सांस फेफड़ा से लेगा। अगर मेढक जो है जमीन के अंदर रहेगा तो सांस जो है त्वचा से लेगा, त्वचा से। अगर मेढक पानी में है यानी टेडपॉल है, मछली के समान है, तो वह गिल्स से सांस लेगा। यह बात याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। यानी जमीन के अंदर रहेगा तो क्या चीज से सांस लेगा, त्वचा से सांस लेगा। और अगर मेढक जो है छोटा बच्चा है यानी उसका नाम क्या है, टेडपॉल है, देखिए मछली के समान है। याद करिए, घर पकड़ के लाते थे मछली के साथ जो है मेढक को, और उसको पालते थे मछली समझ के। बड़ा होने पर मेढक हो जाता था, ठीक है, बड़ा होने पर मेढक हो जाता था। तो यह भी बात याद रखिएगा कि सबसे पहले मेढक जब छोटा बच्चा यानी टेडपॉल होते हैं तो वो क्या चीज से सांस लेते हैं, गिल्स से। लेकिन मेढक जमीन के अंदर रहेगा, मेढक जमीन के अंदर रहेगा तो कौन चीज से सांस लेगा, त्वचा से। मेढक जमीन पे रहेगा तो कौन चीज से सांस लेगा, फेफड़ा से। यह बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े। अब देखिए यह चीज, यह तो ना जाने कितना भयंकर बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ब्रेथिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेथिंग किसे कहते हैं, ब्रेथिंग किसे कहते हैं, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही ब्रेथिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो यही प्रक्रिया को क्या ब्रेथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है सबसे पहले, है ना, प्रवास क्या क्या मिलकर ये बना है, क्या क्या मिलकर बना है, बात मानिए, है ना, ध्यान लगा कर देखिए। सबसे पहले प्रवास, है ना, प्रवास, और क्या मिला है इसमें, उच्छ्वास। क्या मिला है, उच्छ्वास। यह दोनों मिलकर जो है ना, श्वासोच्छ्वास जो है, यह दोनों मिलने के बाद बना है। यह बात याद रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले हम लोग अंदर जो है क्या क्या चीज लेते हैं हवा में, हवा में क्या क्या चीज मिला हुआ है ना, माने निःशोषण क्या करते हैं और निःशोषण क्या करते हैं, है ना, माने एक्सपायरेशन, है ना, क्या क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले इनपायरेशन, अंदर लेते हैं तो इनपायरेशन और बाहर छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अंदर लेना, अंदर लेना, निःशोषण, अंदर क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। याद रखिएगा नाइट्रोजन 78% लेते हैं, तो है ना, नाइट्रोजन 78% ले लिए N2, तो यहाँ जो है 78% छोड़ भी दिए। याद हो गया कि नहीं, 78% नाइट्रोजन लिए तो 78% नाइट्रोजन क्या किए, छोड़ भी दिए। याद हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि आप उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन कितना परसेंट लिए, 21% लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, है ना, ऑक्सीजन कितना परसेंट लिए, तो नाइट्रोजन 78% लिए, तो है ना 78% छोड़ भी दिए। और ऑक्सीजन जो है 21% लिए तो 17% छोड़ दिए। ऑक्सीजन कितना परसेंट लिए, 21% लिए तो 17% छोड़ दिए। गड़बड़ कितना का हुआ, 4% का गड़बड़ हुआ। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, 0.03% लेंगे, तो उसके बाद 4% छोड़ देंगे। गड़बड़ी 4% के था तो CO2 जो है 4% बाहर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से कि सबसे पहले नाइट्रोजन 78% लिए, तो यहाँ नाइट्रोजन 78% लिए, ठीक है।
ऑक्सीजन जो है 21% लिए, तो यहाँ जो है 17% छोड़ दिए, गड़बड़ हो गया 4% का। और यहाँ CO2 जो है 0.03% लिए और यहाँ 4.6% छोड़ दिए। आप 4.6% होता है, लेकिन आप 4 पॉइंट याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पॉइंट याद रखिए, क्योंकि देखिए 21 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 4% का गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं? 4% का गड़बड़ी हो रहा है, तो याद हो गया होगा कि 78% सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को 78% लेते हैं तो 78% छोड़ देते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन को 21% लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, 17% छोड़ देते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% लेते हैं तो क्या कितना छोड़ देते हैं, आप बताइए, है ना? 4% का गड़बड़ी होता है तो 4% छोड़ देते हैं। पूरा क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, है ना? अंदर लेना निशोषण, है ना, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, अंदर लेना उसको कहते हैं निशोषण, है ना? बाहर छोड़ना उसको कहते हैं निःशोषण, है ना? निशोषण और निःशोषण याद रखेंगे, है ना? और इसका जो है निशोषण का दूसरा नाम क्या है? प्रवास, है ना? प्रश्वास, ठीक है। उसके बाद उसको कहते हैं उच्छ्वास, क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनपायरेशन, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। ये टोटल याद हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। जब हम लोग कहीं जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, खाइयों में जाते हैं, तो कौन सा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर आप पर्वत पर जा रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन लेकर जाइए। पर्वत पर जा रहे हैं तो क्या लेकर? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर, ठीक है। अगर आप समुद्र में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर, और अगर आप गहरा समुद्र में जा रहे हैं यानी 300 फीट के अंदर जा रहे हैं तो आपको हीलियम भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले ऑक्सीजन और प्लस क्या, हीलियम लेकर जाना पड़ेगा। यह भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह सीख लिए, यह समझ लिए पूरा बढ़िया से। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि सबसे पहले देखिए कह रहा है कि किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है और किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। अब ये क्यों दिए हैं? तो अब आप बताइए कि सांस जो हम लोग का है वो कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक है? किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है, लेकिन किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। तो आप बताइए कि सांस जो है वो क्या है? तो आप बोलिएगा कि सांस जो है गुरुजी ये एक प्रकार का जो है कैटाबोलिक रिएक्शन है, यानी उपापचयिक प्रतिक्रिया है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैसे? सांस जो है ना, किसी चीज को तोड़ देना तो सांस तो टूटबे करेगा, सांस नहीं टूटेगा, डायरेक्ट सांस एकदम जुटल रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सांस टूटना भी चाहिए। खाना खाने वक्त भी सांस टूटता है, बोलते हैं तो सांस देखिए टूटता है, पानी पीने वक्त सांस टूटता है। यानी सांस टूटने का मतलब डायरेक्ट वो नहीं समझना है। सांस टूटना है ना एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कैटाबोलिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे शोषण मार्ग किसे कहते हैं। शोषण मार्ग किसे कहते हैं याद रखिए। वायु है ना, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे शोषण मार्ग कहते हैं। वायु जिस मार्ग से जो है आता है, वायु जिस मार्ग में पहुंचता है उसी मार्ग को क्या कहते हैं? शोषण मार्ग कहते हैं। अच्छा, शोषण तंत्र या शोषण मार्ग जो है इसका प्रमुख अंग है। शोषण मार्ग का आपको जो है प्रमुख अंग बताएंगे, 10 बताएंगे। देखिए आपको क्या बताएंगे,
10 प्रकार का जो है चीजों को जो है सबसे पहले बताएंगे। डायग्राम में देखिए बताएंगे। डायग्राम में सबसे पहले यहाँ बताते हैं, उसका बाद 10 प्रकार का देखिए यहाँ पर। सबसे पहले नासा छिद्र, सबसे पहले श्वास जो है रास्ता, सबसे पहले उसका क्या है रास्ता, तो नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल कणों को रोकने में क्या करती है, मदद करती है। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण को रोकने में क्या करती है, मदद करती है। अब छोटा बच्चा का तो यहाँ पर जो है बाल होता नहीं है, तो उसका धूल कण कहाँ रुकेगा, तो उसका यहाँ पर रुकता है, यहाँ नासा कपाट। और हम लोग का भी कुछ कुछ धूल कण अगर यहाँ से पास हो गया तो यहाँ जाके नासा कपाट पर रुका। नासा कपाट पर चिपचिपा सा द्रव होता है, चिपचिपा सा द्रव होता है, वहाँ जो है ना म्यूकस कह सकते हैं, म्यूकस का निर्माण करता है। धूल कण वहाँ जाता है, म्यूकस बन जाता है, नकटी जो हम लोग कहते हैं, नकटी है ना, और म्यूकस को ऐसे ठकोर के निकालते हैं, बस समझे। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एगो सिंगल गया तो ट्रेकिया, और 2 भागों में बट गया तो ब्रोनकस, 2 भागों में बट गया तो क्या हो गया, ब्रोनकस। उसका बाद कई भागों में बट गया है ना, ब्रोनक्यूलस, ब्रोनक्यूलस। और उसके बाद उसका भाग बटा एल्वेलिक, एल्वेलिक के बाद कहाँ जाता है, सेल में, सेल के बाद डायरेक्ट ब्लड में, ब्लड के बाद सेल में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यह जो है श्वसन का अंग है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर है ना, एल्वेलिक, उसका बाद ब्लड, उसका बाद सेल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है डायग्राम में। सबसे पहले यहाँ नासा छिद्र, यहाँ पर होते हैं नासा कपाट, मुंह में जो है फायरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद बीच से आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये 2 भागों में बट गया, 2 भागों में जैसा ही बटा ये क्या हो गया, ब्रेन है ना, 2 भागों में बट गया। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकस, ब्रोनक्यूलस, यहाँ छोटे छोटे जो है भागों में बट गया, ब्रोनक्यूलस। उसके बाद इससे छोटा छोटा भाग जो है एल्वेलिक, उसके बाद एल्वेलिक के बाद क्या हो जाएगा बच्चा जी, एल्वेलिक के बाद हो जाएगा ब्लड में चल जाता है, उसके बाद सेल, और सेल जो है कहाँ भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज देता है। यह बात आप याद रखिएगा। ये 10 जो है 10 श्वसन का जो आप कह सकते हैं कि रास्ता है, ठीक है। ये 10 को विस्तार से हम लोग जानेंगे, विस्तार से ये 10 को जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 10 को क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले याद होना चाहिए नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकस, ब्रोनक्यूलस, एल्वेलिक। एल्वेलिक के बाद क्या होगा बताइए, एल्वेलिक के बाद होगा डायरेक्ट यहाँ पर ब्लड, ब्लड के बाद किसका, सेल, सेल के बाद किसको भेजेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद हो गया। चलिए आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे नासा छिद्र। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे नासा छिद्र। नासा छिद्र किसे कहते हैं, है ना, नासा छिद्र में क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नासा छिद्र, ठीक है। नासा छिद्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, सही बात है। नाक जो है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग है। नाक जो है श्वसन तंत्र का क्या है, प्रारंभिक अंग है, ठीक है। जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। जिसमें कितने छिद्र पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं, है ना। और छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। ये जो छेद होते हैं ना, छेद 2 गो, इसके है ना, इसके सहायता से सांस को अंदर किया जाता है। और नासा छिद्र की दीवार पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो छोटे छोटे धूल कण को शरीर के अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। आपको बताएं कि इसमें क्या होती है, बाल होती है, जो कि धूल कण को जाने से क्या करता है, रोकता है ना। और ये जो नहीं रोक पाया वो नासा
कपाट रोकेगा वहां जो है म्यूकस बना के जो है नीचे थोड़ा सा कर देगा। बात समझे? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। नासा छिद्र हो गया, अब देखना है नासा कपाट। अब क्या पढ़ना बच्चा जी? नासा कपाट पढ़ना है, ठीक है। नासा कपाट, नासा कपाट के बारे में पढ़ते हैं। नासा कपाट पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। नासा कपाट पर क्या पाया जाता है बच्चा जी? चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? म्यूकस या नकटी कहते हैं, ठीक है, म्यूकस कहते हैं। जो धूल कण नासा छिद्र जो है नहीं चिपका पाया, जो धूल कण नासा छिद्र नहीं चिपका पाया है ना, उसे म्यूकस चिपका है। जो नासा है ना, नासा छिद्र जो धूल कण को नहीं चिपकाया उसको कौन चिपकाएगा? तो उसे नासा कपाट चिपका लेगा। क्लियर हो गया है ना? जो यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और यहाँ के हड्डी जो है पूरा एकदम टाइट होता है। देखिए मारिएगा तो खटखट चोट लगेगा, मारिएगा तो क्या लगेगा? खटखट चोट लगेगा। यह बात याद रखिए। चलिए अब देखिए बच्चा जी, अब क्या है? अब है सबसे पहले फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, इसके बारे में देखिए। ग्रसनी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कह रहा कि जिसमें भोजन भी जाता है और हवा भी जाता है उसे कंठ द्वार भी कहते हैं, है ना। यानी कह सकते हैं फेरिंग्स यानी ग्रसनी में हवा भी जाता है और क्या जाता है? भोजन भी जाता है। हवा भी जाता है और भोजन भी जाता है। इसे कंठ द्वार भी कहते हैं, इसे कंठ द्वार भी कहते हैं। माने कंठ यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से शुरू हो गया कंठ, तो कंठ द्वार कहते हैं। यानी आप याद रखिए कि इसमें भोजन और हवा भी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है, अब यहाँ से देखिए, अब चौथा नंबर है ना, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये गले में होते हैं। यह कहाँ होते हैं? ये गले में होते हैं। गलफड़ा गले में होते हैं, ठीक है, गले में होते हैं। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स, यहाँ देखिए, यहाँ गले में होते हैं। देखिए वॉइस बॉक्स, देखिए इसको दबा देंगे, देखिए आवाज नहीं आ रहा, इसको दबाने पर आवाज नहीं आ रहा, यानी इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे दबाने पर आवाज नहीं निकलती है ना। यानी कह सकते हैं लैरिंग्स जो है ये गले में होते हैं। वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? याद रखिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। आवाज का केंद्र बिंदु, यही आवाज का केंद्र बिंदु है। इसको दाब देंगे ना, आवाज का केंद्र बिंदु गायब। बात समझे कि नहीं? ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या आ गया? ट्रेकिया, है ना, ट्रेकिया आ गया। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, जो एक भाग में लंबा सा गया है ट्रेकिया, याद रखिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लैरिंग्स के बाद जो लंबी सी नली गई है उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रेकिया कहते हैं। और यह जो है इसमें सी आकार का जो है आकार का कार्टिज रहते हैं जो ट्रेकिया को आपस में सटने नहीं देते हैं, है ना। कीट ट्रेकिया से ही सांस लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया चीज है ना, कितना बढ़िया चीज जो है बताया। देखिए यहाँ पर समझिए ट्रेकिया का महत्व। यह देखिए ट्रेकिया है, यह देखिए क्या है, तो यह जो है आपका ट्रेकिया है। देखिए ट्रेकिया, यह जो है ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया में सी आकार का कार्टिज है। देखिए ट्रेकिया में क्या है, तो कहिएगा कि ट्रेकिया में सी आकार का कार्टिज है। ट्रेकिया में क्या है, तो ट्रेकिया में सी आकार का कार्टिज बना हुआ रहता है, इस प्रकार का सी आकार का। अब ये कार्टिज क्या काम करता है? अगर ये कार्टिज हटा देना तो यहाँ पर ट्रेकिया जो है एक से दो भाग में सट जाएगा, और सट जाएगा तो आपसे जो है आवाज नहीं निकल पाएगा और आप इसी प्रकार से जो है ना काम खत्म।
समझ गए। यहाँ ट्रेकिया अगर आपस में सटा तो यानी इसमें से जितना भी श्वास नली ये सब जा रहा है सांस, ये सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो बहुत बड़ा नली है, नली में जा रहा है और यही जो है सांस उसको इधर उधर ले जाने में मदद कर रहा है, एक बड़ा सा नली। यही जो है सी कार्टिज यहाँ पर ही नहीं रहा, ये सी कार्टिज यहाँ पर अगर नहीं रहेगा तो ये आपस में चिपक जाएगा, जिससे ये सांस नली जो है ये सब नहीं जाएगा। आवाज छोड़िए, आवाज तो यहाँ से क्लियर है, ये कुछ नहीं जाएगा, हवा पानी इधर से कुछ नहीं जाएगा, तो बताइए चिपक जाएगा। इसीलिए सी है ना, सी आकार का क्या होता है, कार्टिज होता है, सी आकार का कार्टिज होता है, यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते, ठीक है। ट्रेकिया देख लीजिए, ट्रेकिया के बाद क्या है, ब्रोनकस, ब्रोनकस के बाद ब्रोनक्यूलस, ठीक है। ब्रोनकस को श्वासनी है ना, देखिए कह रहा है कि अगर सिंगल है तो ये ट्रेकिया है, सिंगल है तो ट्रेकिया है, और दो भागों में बट गया तो उसको कहते हैं ब्रोंकस। ये वाला देखिए ब्रोंकस, ये वाला देखिए है ना, सिंगल है तो ट्रेकिया और दो भागों में बट गया तो ब्रोंकस, बस इतना याद रखिए। सिंगल गया तो ट्रेकिया और दो भागों में बट गया तो ब्रोंकस भी, ठीक है। और उसके बाद दो भागों में बटने के बाद अगर इसमें से बहुत सारे जो है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है इस प्रकार से जो है ना, बहुत सारे जो है यहाँ पर मिले, उसको कहते हैं ब्रोनक्यूलस। क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूलस कहते हैं। देखिए इस प्रकार से, यहाँ देखिए ब्रोनक्यूलस कहते हैं, याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए क्या कर रहा है, ब्रोनक्यूलस कह रहा है कि सूक्ष्म है ना, क्या कर रहा है, सूक्ष्म वासनली, ठीक है। कह रहा है कि ब्रोंकस से और भी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो उसे ब्रोनक्यूलस कहते हैं। ब्रोंकस से जो छोटे छोटे और भी भागों में टूटता है, यह देखिए कितना छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, यह छोटे छोटे कितना भागों में टूट रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रोनक्यूलस। क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूलस कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यह वाला। अब ये छोटे छोटे जो भाग है, इसमें भी छोटे छोटे जो है भाग यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर भी छोटे छोटे भाग है, इसमें भी देखिए छोटे छोटे भाग है। देखिए यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे गुच्छा की समान है ना, छोटे छोटे भाग गुच्छा के समान है, इसे एल्वेलिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एल्वेलिक कहते हैं। जो गुच्छा के समान दिख रहा है उसे एल्वेलिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्वेलिक कहते हैं। यह बात याद रखिएगा। चलिए तो एल्वेलिक के बारे में हम लोग सब अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ब्रोनक्यूलस के मुंह पर एक गुच्छा का आकार का होता है, उसे एल्वेलिक कहते हैं। और सभी जो है, सभी हवा, देखिए कितना बढ़िया लाइन है, सभी हवा जो है एल्वेलिक में ही रहते हैं, यानी सब हवा जो है ये गुच्छा में ही रहता है, सारा हवा जो है इस गुच्छा में रहता है ना। इसीलिए है ना, गुच्छा ऐसे होता है, सिकुड़ता है, तो इस प्रकार से फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, बस समझे, ठीक है। तो यहाँ पर ही फूलना सिकुड़ना, सभी हवा वहां पर रहेगा तब फूलेगा सिकुड़ेगा। तो ये कहाँ, एल्वेलिक में, याद रखना है, एल्वेलिक में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कहा, तो अब याद रखें ब्लड यानी रक्त। एल्वेलिक के बाद सांस ब्लड में चला जाता है, और उसके बाद सेल, ब्लड से कोशिका में जाता है, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कोशिका से कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इपोग्लोटिस, इपोग्लोटिस का कहानी जो है अब आपको देखिए बताते हैं। यहाँ तक आप समझे, यहाँ तक आप समझ गए। तो श्वास नली का जो है 10 भाग हम लोग देखे, और बुक में भी आपका डायग्राम दिया गया है, उसे बनाइए और बनाने के बाद सारा जो है पार्ट्स को याद करने का कोशिश करिए। अगर एक बार याद हो जाता है तो उसके बाद फिर भूलना जो है मुश्किल, बढ़िया से याद होगा तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले देखिए खाना खाने के वक्त जो है हिचकी क्यों आता है इसके बारे में, है ना। ये लिखा हुआ क्या है, देखिए लैरिंक्स जिस छिद्र द्वारा, है ना, फेरिंक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिंक्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे इपोग्लोटिस कहा जाता है और इसका कार्य है भोजन और श्वास नली में जाने से रोकना। ये तो अलग मैटर है। ये देखिए ये मैटर जो है कि खाना खाने वक्त जो है हिचकी क्यों आता है, ठीक है, ये मैटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले इपोग्लोटिस के बारे में समझिए। इपोग्लोटिस के बारे में समझिए कि मान के चलो इधर से जो है, इधर से कुछ देखिए, इधर से जो है मान के चलिए कि ट्रेकिया वाला पोजीशन आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दो भागों में बांट देते हैं, यहाँ से एक दो भागों में बांट देते हैं, एक इधर का रास्ता और एक इधर का रास्ता बांट देते हैं, ठीक है, ऐसे बांट देते हैं। अब इधर का रास्ता हम कर देते हैं फूड, इधर का रास्ता में फूड, यानी इधर जो है भोजन वाला काम है, इधर भोजन जा रहा है, और इधर वाला काम में क्या कर देते हैं, एयर यानी हवा वाला काम कर देते हैं। इधर जो है हवा वाला काम करते हैं, इधर जो है भोजन वाला काम करते हैं। अब देखिए कोई चीज को अगर आप खाते हैं, कोई चीज को अगर आप पीते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आप फूड या कोई चीज ऐसा खाते पीते हैं तो बताइए ये वाला चीज जो है, यह वाला चीज टूटेगा, यह वाला चीज टूटेगा, और ये टूटने के बाद जो है इसमें आएगा। तो यहाँ पर एक देखिए एक पार्ट रहता है, देखिए एक पार्ट रहता है, सबसे पहले एक पार्ट रहता है यहाँ पर, देखिए एक पर्दा यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, एक पार्ट यहाँ पर रख सकते हैं कि यानी ये वाला इधर गया, इधर जाएगा तो ये लग जाएगा, और इधर जाएगा तो ये लग जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर भोजन आ रहा है तो भोजन आ रहा है तो ये वाला भाग लॉक हो जाएगा, भोजन आ रहा है तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब बताइए श्वास नली जा रहा है तो ये वाला भाग जो है लॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए कि गलती से खाना खाने वक्त हम लोग को याद कुछ नहीं रहता है, जैसे मान के चलिए कि मोबाइल देखकर खा रहे हैं, किसी से बातें करके खा रहे हैं, यानी ध्यान जो है किसी के यादों में अगर है, ध्यान जो है अगर किसी बैठा है और उससे अगर बात कर रहे हैं और खा रहे हैं तो ध्यान उस पर है, खाना पर ध्यान कम है। तो यानी खाना पर ध्यान कम है तो ये भोजन जो है गलती से अगर मान के चलो एयर वाला में घुस गया, अगर गलती से एयर वाला में घुस गया तो एयर वाला क्या कहता है कि इधर आपका जो है रास्ता बिल्कुल नहीं है, इधर आपका बिल्कुल रास्ता नहीं है, इधर आप काहे आ रहे हैं, और इधर एयर वाला जो है कस के ढकेलेगा। जब कस के ढकेलेगा तो यहाँ पर हम लोग जो है सड़क जाएंगे और ठोक के कहेंगे ओ माय गॉड, लगता है कोई याद कर रहा है ना, लगता है कोई याद कर रहा है, लेकिन आप समझे कि आपको कोई याद नहीं कर रहा है, बल्कि आप ही किसी को याद कर रहे हैं, ठीक है, आप ही किसी को याद कर रहे हैं। तब जो है इधर चला गया खाना और ये कस के हुंचा तो आपका दिमाग में है ना एक मैसेज गया कि आप गलत रूट आ गए हैं, यहाँ पर ठोकते हैं तो याद आता है हाँ गलत रूट था। अब उसके बाद पानी की याद आता है कि पानी पीना चाहिए। कभी कभी इतना कस के आता है कि इतना कस के ढकेलेगा कि आपका नाक से ही चावल निकल जाए। बात समझे कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब है कि इपोग्लोटिस का देखिए यहाँ पर दो रास्ता है, एक एयर वाला एक फूड वाला, है ना। अब आप जो है सबसे पहले एयर वाला में है ना फूड चला जाता है तो इस प्रकार से जो है हिचकी आता है, इस प्रकार से जो है माथा में झायद वर्ष से करता है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखना है क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि शोषण अंग, देखिए क्या कह रहा है कि शोषण अंग किसे कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में नासा छिद्र लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलते हैं तो उसे शोषण अंग कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, तो उसे शोषण अंग कहते हैं। यह बात याद रखिएगा। आगे देखिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सब इसीलिए दिए, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए डायफ्राम, डायफ्राम समझिए, डायफ्राम क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डायफ्राम। सांस लेने में जो है डायफ्राम जो है 70% जो है क्या करती है, मदद करती है ना। सांस लेने में डायफ्राम कितना मदद करती है, याद रखिए 70% जो है डायफ्राम ही सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, बस थोड़ा सा है और चलिए चलिए सांस लेने में 70% डायफ्राम मदद करता है। सांस लेने में 70% कौन मदद करता है, डायफ्राम मदद करता है। यह बात याद होगी। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि गर्भवती महिला का डायफ्राम काम नहीं करता। सही बात है, गर्भवती महिला में डायफ्राम जो है काम नहीं करता है, क्योंकि डायफ्राम यहाँ पर होता है, डायफ्राम नीचे होता है। तो गर्भवती महिला का पेट फूलने के बाद जो है डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो अब वो तो ऊपर आएगा नहीं, तो इसीलिए डायफ्राम जो है गर्भवती महिला का काम नहीं करता है। तो वो सांस कौन से लेता है, तो वो पसली यानी रिब्स से सांस लेती है गर्भवती महिला। अब अगर जो गलती से अगर रिब्स टूट गया, तो सबसे पहले तो डायफ्राम काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद रिब्स भी टूट गया, बस चल गए, है ना, बस चल गए। ठीक है ना, तो याद रखना है। ठीक है, तो क्या करा कि गर्भवती महिला का डायफ्राम काम नहीं करते, इसीलिए डायफ्राम के जगह उनका जो है रिब्स यानी पसली जो है सांस लेने में क्या करती है, मदद करती है। यह बात याद रखिएगा। और ज्यादा जो है जोर देने से पसली टूट गया तो काम समापक, क्योंकि डायफ्राम काम पहले से नहीं कर रहा है। यह बात याद रखना है। चलिए देख सकते हैं डायफ्राम देख सकते हैं कि डायफ्राम देखिए चित्र जो है, दो चित्र जो है देकर बताएं कि देखिए डायफ्राम कहाँ होता है, देखिए डायफ्राम कहाँ होता है। दो चित्र देने के बाद जो है ना, आप समझिए बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले है कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम, एक बार में जितना हम सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यानी हम कितना एक बार में सांस खींच सकते हैं, है ना, पूर्ण रूप से एकदम माने ये वो होता है ना कि कितना सांस हम ले सकते हैं, एक होता है टोटल सांस कितना ले सकते हैं। तो टोटल यहाँ ना टाइडल वॉल्यूम कहता है कि एक बार में हम इतना सांस ले सकते हैं, यानी 500 ml तक जो है हम एक बार में सांस ले सकते हैं। 500 ml तक हम लोग सांस ले सकते हैं एक बार में। 500 ml समझते हैं आप, देखिएगा स्प्राइट का बोतल देखिएगा 500 ml लिखा रहेगा। ठीक है, ये सब देखिएगा तो पता चलेगा कि हम लोग एक बार में कितना सांस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा कितना होता है, 600 ml तक होता है ना। यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी अधिकतम एकदम कस के, टोटल लंग्स कैपेसिटी नौकरी वगैरह में कैसे करता है कि आप छाती को फुलाइए तो एकदम टोटल हुमच के दम कस के सांस को लेते हैं, है ना। उसके बाद बताइए कि एक बार में 600 ml को सांस को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितना 600 ml को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया सांस वाला मैटर कि अगर मान के चलो एक बार में सांस लेते हैं 500 ml, और टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर हमारा जो है ना, हमारा जो है एकदम टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी जगह है कितना अटाने का जगह है, तो यहाँ पर 600 ml से ज्यादा नहीं अट सकता है, बस इतना ही अटाने का जगह है। ठीक है, अगला ये हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए यह जो चीज लिखा गया है, यह चीज देखिए जगा हुआ इंसान जो है 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। जगा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन सोया हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। जगा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं,
लेकिन जगा हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं, याद रखिएगा, है ना। छोटा बच्चा जो है 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेते हैं। छोटा बच्चा का जो है ये छोटा रहता है इधर, तो वो 1 मिनट में कितने बार, फेफड़ा उसका थोड़ा सा रहता है छोटा, तो वो 1 मिनट में जल्दी जल्दी, छोटा चीज देखिए जल्दी जल्दी काम करेगा कि नहीं, तो उसका जो है फेफड़ा छोटा होता है, तो यानी 1 मिनट में वो 25 से 26 बार सांस ले लेते हैं। लेकिन हम लोग अगर 1 मिनट में बात किया जाए तो 16 बार सांस लेते हैं, जगा हुआ रहते हैं तो, और सोया हुआ रहते हैं तो 12 बार ही सांस ले पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब एक चीज यहाँ समझिए, यह चीज आपका जिंदगी का अहम चीज है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना, प्राणघात, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात गैस क्यों बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात जो है, प्राणघात, जान ले ली ना जान ले, ठीक है, प्राणघात जो है, प्राणघात क्यों बोलते हैं इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना गया है। ये रक्त में ऑक्सीजन के स्तर में क्या कर देता है, कमी का कारण बना देता है ना। रक्त में, खून में जो है ऑक्सीजन का क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन जो होता है, खून में जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खून में जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का क्या करता है, कमी कर देता है। ठीक है ना। इससे व्यक्ति में सांस लेने, है ना, इसमें व्यक्ति में जो है सांस लेने में क्या होती है, समस्या होती है। उससे थकान, चक्कर, है ना, चक्कर आना, थकान आना और कई प्रकार के जो है समस्या होती है। इसीलिए जो है ना, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, है ना, प्रभात, है ना, सबसे जहरीला गैस माना जाता है, प्राणघात गैस इसको माना जाता है। याद हो गया, प्राणघात क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त में जब आता है तो ऑक्सीजन की कमी कर देता है। जब ये खून में आता है ना तो ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जो ऑक्सीजन की कमी करने के कारण गया, बात समझा, है ना। सिगरेट जो पीते हैं उसमें भी CO रहता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें भी रहता है, याद रखिए, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तो नहीं पीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया है 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है पूरा चैप्टर ही एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, पूरा समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, शोषण और दहन में अंतर लिखें। शोषण और दहन में अंतर लिखें। क्या क्या चीज में कहा है, शोषण और दहन में अंतर लिखें। याद रखें, शोषण, रिस्पायरेशन और दहन। अच्छा, दहन का मतलब क्या होता है, दहन नहीं समझना तो जलना, है ना, दहन नहीं समझना तो जलना समझ लेना, जलना। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे इसको। सबसे पहले शोषण की क्रिया सजीवों में होती है, सही बात है। सांस हम लोग लेते हैं, है ना, जलने वाला जो चीज, मैंने मान के चलिए निर्जीव चीज जो है सांस लेते हैं क्या, नहीं, तो शोषण की क्रिया सजीवों में होती है, लेकिन दहन की क्रिया किसमें होती है, निर्जीवों में होती है। पहला नंबर ही लिखे। दूसरा में क्या लिखेंगे कि शोषण एक जैविक क्रिया है। शोषण एक क्या है, तो शोषण एक जैविक क्रिया है, ठीक है ना, लेकिन दहन एक क्या है, तो कहेंगे कि दहन एक रासायनिक क्रिया है। शोषण एक जैविक क्रिया है, लेकिन दहन एक रासायनिक क्रिया है। याद हुआ। दूसरा देखिए, कह रहा है शोषण जीवों का अपना जो है नियंत्रण प्रक्रम होती है। शोषण जो है जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम होती है, लेकिन दहन जो है एक अनियंत्रण प्रक्रम होती है। दहन जो है एक अनियंत्रण प्रक्रम होती है, यह बात याद रखिएगा। अगला जो है शोषण मंद, है ना, मंद दहन उदाहरण है, माने शोषण जो है मंद दहन का उदाहरण है, लेकिन दहन जो है ये तीव्र प्रक्रिया से होती है, लेकिन शोषण जो है मंद गति से होती है, यह लिखना चाहिए। शोषण जो है मंद गति, धीरे धीरे काम करती है। शोषण जो है धीरे धीरे काम करती है,
लेकिन दहन जो है पूरा स्पीड में काम करता है, पूरा जोर तोड़ से काम करता है। बात समझे कि नहीं। इन्हें की दहन का जो है जलना, जैसे यहाँ जल रहा तो पहले यहाँ जल गया, उसका बाद आधा घंटा के बाद फलना के फिर घर जला, फिर उसका बाद उसका जल, ऐसे नहीं एकदम वो जिधर हवा आएगा उधर स्पीड में जो है जलना शुरू कर देगा। तो ये तेजी गति से होती है, लेकिन शोषण क्या होती है, मंद गति से होती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्यास लग गया, प्यास पानी, चलिए जल ही जीवन है, बोलते बोलते प्यास लग गया। तो अब बताना है कि हम लोग तो मानव में देखें कि किस प्रकार से शोषण होता है। अब क्या मानव में ही सिर्फ शोषण होता है या पौधे में भी शोषण होता है? तो पेड़ पौधे में भी शोषण होता है ना। तो यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पेड़ पौधे है ना अपनी शोषण की क्रिया पत्तियों, तनों और जड़ों के स्थिति छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है सांस लेते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले पेड़ जो है किधराहों से जो है शोषण कर सकता है, ठीक है। और वो रंध्र छिद्र जो है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी से जो है शोषण की क्रिया होती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि पेड़ पौधे जो है ग्रहण करते हैं CO2 और छोड़ते हैं कोची O2। अब मानव में ये वाला उल्टा हो जाता है, मानव ये ग्रहण करता है और ये छोड़ता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे ये छोड़ते हैं और ये ग्रहण करते हैं। बात समझे, मैंने CO2 ही ग्रहण कर लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि हम लोग जो है O2 को ले सके, ठीक है। समझे कि नहीं। चलिए अब आगे है कि पेड़ पौधों में शोषण किस क्रिया के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा कि विसरण के द्वारा होती है। शोषण की क्रिया किस द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है, यह बात याद रखिएगा, है ना। किसी भी अंग से पेड़ पौधे में शोषण हो सकते हैं, किसी भी अंग से पेड़ पौधे में शोषण हो सकते हैं। कह रहा है कि जड़ों में, है ना, जड़ों में मूल रोम के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। जड़ों में मूल रोम के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। आगे जो दिया गया है, आगे जो दिया गया है इसमें क्या लिखा गया है कि पेड़ पौधे में शोषण की क्रिया बहुत मंद गति से होता है। वो तो हम लोग में भी होता है धीरे धीरे, शोषण की क्रिया हम लोग में भी धीरे धीरे और पेड़ पौधे में भी धीरे धीरे शोषण की क्रिया होती है, मंद गति से होती है, ठीक है। अगला जो है सूक्ष्म जीवों में शोषण विसरण विधि के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों में शोषण जो है विसरण विधि द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए विसरण क्या है, तो विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। देखिए जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है ना अर्धपरागमय झिल्ली को पार करके, है ना, जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी विसरण जो हो गया वो क्या हो गया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाने की जो क्रिया होती है उसे विसरण कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर जो है कुछ बुक से दिए हैं जो पूछता है। अब देखिए किस प्रकार से 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है कि कोशिकाएं, है ना, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तब ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बस हो गया, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तब ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और ग्लूकोज का अगर सूत्र पूछ देगा तो आप क्या बताइएगा, C6H, है ना, H12 और 6 याद रखिए, कितना बढ़िया फॉर्मूला है कि C6 और H क्या है 12 और O क्या है 6। आधा दर्जन मिला के 1 दर्जन हो गया। आधा दर्जन मिला के कितना दर्जन हो गया, 1 दर्जन हो गया। बात समझे कि नहीं, ठीक है। यानी C6 और H12 और O6 याद रखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है।
अब देखिए क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होते हैं, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि डब्ल्यूबीसी सॉरी हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी नहीं, गलत हो गया, हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी गलती लिखा है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, समझे कि नहीं। तो लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में पाए जाते हैं लगभग कितना परसेंट, 70% जो है हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में, आर है ना, आरबीसी में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ स्थित होते हैं, तो मनुष्य के दाएं फेफड़ा होते हैं ना, मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं, मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, बाईं और एक दाईं, छाती के वक्ष गुहा के भीतर स्थित होते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि दायां फेफड़ा बड़ा होता है, लेकिन है ना, दायां फेफड़ा बड़ा होता है, इसका वजन जो है ना, इसका वजन जो है बाएं फेफड़े से अधिक होता है, यानी दायां फेफड़ा जो होता है बड़ा होता है और बायां फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है, छोटे होते हैं। बात समझे कि नहीं। मानव में कितने फेफड़े होते हैं, मानव में दो फेफड़े होते हैं, याद हो गया, मानव में कितने फेफड़े, दो फेफड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए कह रहा है यह क्वेश्चन, अभी बताएं ब्रीथिंग किसे कहते हैं, याद रखिए ब्रीथिंग किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा कि सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ब्रीथिंग कहा जाता है। सांस लेने है ना, निःशोषण और निःशोषण, निःशोषण और निःशोषण, इनपायरेशन और एक्सपायरेशन, इनपायरेशन अंदर लेना, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना। 78% लेते हैं नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन जो है 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 4% छोड़ते हैं। याद हो गया, सब कुछ याद हो गया। चलिए आगे क्या कर रहा है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं, ये भी पूछने वाली बात। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं, मछलियों में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पश्च भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह दिया, क्वेश्चन आपसे कह दिया कि मछली जो है, मछली में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं, तो मछली में गिल्स जो है दो समूहों में होते हैं, दो समूहों में जो है दोनों साइड जो होते हैं गिल्स होते हैं। कहाँ होते हैं गिल्स, तो कहना है कि गिल्स जो है प्रत्येक समूह सिर के पश्च भाग, पीछे वाला भाग जो है ना, आंख के ठीक जो है, आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं, आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना बढ़िया चीज जो आ गया है, अब देखिए कितना बढ़िया जो है चीज जो है आया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सबसे पहले जो है कितना बढ़िया चीज जो है, यह चैप्टर हम लोग का एक ही वीडियो में एकदम समाप्त कर दिए, ज़्यादा गप नहीं, एकदम पढ़ाई पर कंसंट्रेट होकर यह जो है चैप्टर हम लोग जो है अच्छी प्रकार से जो है पढ़ चुके हैं। बात समझे, और उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई प्रकार के कुछ प्रश्न जो है समझ में नहीं आया या कुछ भी मैटर समझ में नहीं आया, आप बेहिचक कमेंट करके हमें बोलिए, है ना, बेहिचक कमेंट करके बोलिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को काटेंगे, वहाँ से टॉपिक को काटेंगे और उस पर फिर जो है वीडियो बनाकर एक डाल देंगे। हम इसी प्रकार से जो है सारा सॉल्व कर रहे हैं बच्चों को, यानी जहाँ पढ़ाए अगर समझ में नहीं आया आप पूछिए कमेंट करके, वहाँ से फिर से टॉपिक जो है चेंज करके
फिर शॉर्ट वीडियो में या किसी प्रकार से जो है ना बताने का प्रयास करते हैं, या आपको जो है कमेंट में ही बताने का प्रयास करते हैं, है ना, कि इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो दूसरों को बताइए, नहीं अच्छा लगे तो अपने पास रखिए, है ना। और भी अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं गुरुजी मेहनत किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो मत करिए, कोई दिक्कत। लाइक और सब्सक्राइब के लिए हम कभी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो मत करिए, है ना। क्योंकि वही बच्चा जो है लाइक और कमेंट करता है जिसको ये चीज़ का जरूरत है। अब हम जाकर दूसरे को कहेंगे, है ना, कोई बुजुर्ग व्यक्ति के पास मोबाइल ले रहे हैं, उनको कहेंगे कि आप जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो कहेंगे कौची इस चैनल पर बता रहे। अब बताइए जो है मान के चलिए सिलेबस है उनको जरूरी नहीं है ना, तो यहाँ पर जो है जो चीज जिसको जरूरी है वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको जरूरत है इस चीज को, है ना। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वो फालतू के वैसे करेंगे, बेकार के, बस समझे कि नहीं। तो वही आदमी करें लाइक सब्सक्राइब जिसको जरूरत है। और पार्ट 2 का मतलब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम।